नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के करंट अफेयर्स वाले वीडियो पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि संसदीय पैनल ने प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाए हैं। तो ये संसदीय पैनल है कौन सा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संसदीय प्राक्कलन समिति जो है, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जलवायु अनुकूलन कृषि यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को है उनको बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट हमारे लिए मेंस के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट की है। उसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए, याद रखिए, यही काफ़ी है। अब देखिए, इसमें उन्होंने किसानों की आय संबंधी चिंताएं, क्रियान्वयन में कमियां, कर्मचारी की कमी, प्राकृतिक व जलीय अनुकूलन कृषि प्रयासों की संधारणीयता को कमज़ोर कर रही है, वो इस पर मुद्दे पर उन्होंने अपनी फोकस दिया है। अब देखिए, इसमें समिति की मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या क्या थी, तो हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि इनका सीमित बजट होता है, जिसके कारण ये अनुकूलन जो प्रयास है वो सीमित हो जाते हैं। और इसमें सिफारिश ये कहा गया कि जलवायु अनुकूलन कृषि में राष्ट्रीय नवाचारों के लिए वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए और चरणबद्ध और चक्रीय दृष्टिकोण इसके लिए अपनाना चाहिए। बाजार में लीकेज को मजबूत करना चाहिए, जिसके कारण मूल्य निर्धारण तंत्र विकसित हो सके। इसके बाद नए जो उन्होंने ये कहा कि नई बीज किस्मों के उपयोग में देरी हो रही है, सीमित वितरण नेटवर्क है और राज्य स्तर पर समन्वय में भी अंतराल ज़्यादा होती है। तो उन्होंने सिफारिशें ये दी कि विकेंद्रीकृत बीज केंद्रों की स्थापना के साथ साथ बीज ग्राम कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और राज्य सरकारों के बीच और बीज कंपनियों के बीच समन्वय को बढ़ाना चाहिए, इन तीनों का, है ना, क्योंकि ये डेवलप करेगा, ये उत्पादन करेगा और ये खरीदेंगे, तो ये तीनों के समन्वय को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच जो है ना, प्रमाणीकरण के बारे में जागरूकता का अभाव है। वो अगर जैविक खेती करेंगे तो उसकी जो प्रमाणिकता होगी तो उसका अभाव है, वो कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आता उन्हें। तो उन्होंने यही कहा है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम जो है और सहभागी गारंटी प्रणाली दोनों के लिए एकीकृत जैविक लेबल का निर्माण करना चाहिए, जिसके कारण आसानी हो सके इनको समझना। इसके बाद उन्होंने कहा कि पारंपरिक जो कृषि है, जैविक कृषि को बढ़ने के लिए एक मजबूत और विस्तारित समर्थन प्रणाली का अभाव हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन में वृद्धि की जानी चाहिए और स्थानीय मार्केटिंग चैनलों के बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहुंच को बढ़ाने और डिजिटल चैनल में निवेश बढ़ाने के लिए कहा गया है। अब देखिए, कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग से उसका जो अंश है, कीटनाशकों का अंश, वो विविध खाद्य उत्पादों में भी पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ICAR राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो द्वारा विकसित जैविक कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो ये देखिए, सारा जो हल है वो दिया गया है। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि मुद्दे क्या क्या हैं और उनका हल क्या क्या है। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इसका PDF आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा और थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए, जो नेक्स्ट है वो है दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा जारी किया है। तो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति जो है ना, वो 2018 में जो आई थी, उसमें ये उसकी जो प्रगति है उसको ये आगे बढ़ाया है। तो 2018 में जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति आई थी उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटेशन, सैटेलाइट नेटवर्क और ब्लॉकचेन जैसी जो उन्नत तकनीकी हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का समाधान इन्होंने पेश किया था। और भारत एक दूरसंचार उत्पादन राष्ट्र के दृष्टिकोण के तहत भारत को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए पसंदीदा राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। किसने? राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 ने। और देखिए, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 को वो ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके तथा सुरक्षित और संधारणीय दूरसंचार नेटवर्क का निर्माण करके भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में हम लोग का बदलने का प्लान है। अब देखिए, इसमें 6 रणनीतिक मिशनों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहला सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी, दूसरा है नवाचार, घरेलू विनिर्माण, फिर है सुरक्षित एवं विश्वसनीय दूरसंचार नेटवर्क, फिर ईज एवं लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, फिर है संधारणीय दूरसंचार। इन सभी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो देखिए, इसके बाद इसमें लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है इनके।
तो लक्ष्य है कि सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी प्रदान की जाए। फिर जीडीपी में दूरसंचार क्षेत्र का योगदान दोगुना करना इनका लक्ष्य है। फिर सालाना जो है 1 लाख करोड़ रुपए का अवसंरचना निवेश आकर्षित करना इनका लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है 10 लाख नए रोजगार को सृजित करना और 10 लाख कामगारों को कौशल उन्नयन करना। इसके बाद कार्बन फुटप्रिंट को 30% तक कम करना। ये सभी जो हैं इनका उद्देश्य है किसके, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। तो उन्होंने यही कहा है कि जो सहकारिता क्षेत्र के लिए 2002 के बाद से जारी की गई यह दूसरी नीति है। यह जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है, पहले 2002 में जारी की गई थी। इसका लक्ष्य जो है वह सहकार से समृद्धि लाना है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो इनका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारिता इकाई की स्थापना और हर तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव का निर्माण करना। फिर 2034 तक जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का योगदान 3 गुना करना। फिर सहकारी समितियों की संख्या में मौजूदा 8.3 लाख से 30% की वृद्धि करना इसमें शामिल है। और इसमें बोल रहे हैं कि हर साल हम 10 साल में कानूनी सुधार करते रहेंगे जिससे नीति को प्रासंगिक बनाए रखा जा सके। फिर क्लस्टर और निगरानी प्रणाली भी बनाया गया। मतलब क्लस्टर मतलब बहुत सारे ग्रुपों को मिलाकर एक तरीके से निगरानी, तो इन सभी को मिलाकर आपस में निगरानी किया जा सके, तो इससे अच्छी से निगरानी प्रणाली मजबूत हो जाएगी। तो इसका सहकारिता क्षेत्र का महत्व क्या क्या है, ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं, किसानों का विकास करते हैं। इसके बाद जन औषधि केंद्र व सामान्य सेवा केंद्र के रूप में भी ये कार्य करते हैं। पीएम कुसुम जो योजना चलती है जिसमें सोलर पंप मतलब सोलर के द्वारा पंप, ये जल पंप, इन सब का ये किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, उनके समन्वय भी स्थापित करते हैं। महिला कल्याण करते हैं, ऋण व बैंकिंग, आवासन आदि को बढ़ावा देती है ये सहकारी क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर है वो है लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में पिछले 24 वर्षों में 50% की कमी आई है एक नए अध्ययन के मुताबिक। तो याद रखिएगा 24 वर्षों में 50% की कमी लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रवाल विरंजन जो है, ब्लीचिंग जिसको कहते हैं, उनकी घटना के बाद प्रवालों के ठीक होने की दर में बहुत कमी आ गई है, मतलब आती रही है, इसी कारण से हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि 1998, 2010 और 2016 में जो 3 बड़ी अल नीनो दक्षिणी दोलन हैं, उनकी घटनाओं के बाद जो है ना प्रवालों की संख्या में काफ़ी मात्रा में गिरावट हुई है और उनकी रिकवरी भी मतलब देखी गई है फ़िलहाल में, तो ये बताया गया है। फिर जो हम लोग नेक्स्ट खबर को हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसका ये है कि अत्यधिक एक सेकंड ये तो हो गया। इसके बाद प्रवाल की घटने के कारण दिया गया है। तो देखिए समुद्री हीटवेव के कारण तापमान में वृद्धि, ये बताया गया है। अब देखिए समुद्री हीटवेव के कारण ये हम लोग जान ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण ये हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अफवाह और प्रदूषण के कारण, भारी बारिश के कारण जो बारिश का जल है वो समुद्र में बहता है, जिससे जो जल में मतलब भूमि में जो गंदगी रहती है, रासायनिक जो मिले होते हैं वो जल के साथ समुद्र में आ जाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण हो जाता है जलों का। इसके बाद अत्यधिक कम ज्वार जो है ना, उस प्रवाल विरंजन की घटना होती है। और इसके बाद बोल रहा है कि सूरज का प्रकाश का अधिक संपर्क, अल नीनो, समुद्री धाराओं में बदलाव, तलछट जमा होना, ये सब भी प्रवाल विरंजन के कारक हैं। अब देखिए प्रवालों का महत्व इन्होंने बताया है कि समुद्र की सफाई में योगदान, क्योंकि ये बहुत सारे जीवों को मतलब रखते हैं, तो ये प्रकार से समुद्र की सफाई करते हैं ना वो सारे जीव, तो इनका योगदान हुआ। विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन, यही देखिए 1% हिस्से में प्रवाल पाए जाते हैं महासागरों के, लेकिन ये दुनिया के कम से कम 25% समुद्री जीवों का आवास प्रदान करते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रवाल बनाने की आदर्श दशाएं, तापमान क्या होना चाहिए 23 से 29। फिर सूरज की रोशनी पहुंचने के लिए 50 मीटर से कम गहराई। इसके बाद देखिए स्थिर खारेपन का स्तर आवश्यक है। इसके बाद स्वच्छ जल जो है ना उनके लिए आवश्यक हो, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी को अंदर जाने जरूरी हो, मतलब उनके लिए, शैवाल के लिए। इसके बाद है कि कठोर सतह चाहिए, तब तो वहाँ पे मतलब पनप सकेंगे। अगर भारत में प्रवाल भित्तियाँ देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद लक्षद्वीप जो है वो निर्जल द्वीपों पर एटोल्स पाए जाते हैं। फिर कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और पाक संधियाँ, मन्नार की खाड़ी जो है ना वहाँ मरीन नेशनल पार्क भी स्थित है। इसके बाद बोल रहे हैं मालवन महाराष्ट्र में भी छोटे प्रवालों पर प्रवाल पाए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूनाइटेड किंगडम जो है वो विजन 2035 की घोषणा की गई है। तो इसमें हम लोग देखें तो ये जो है ना 2025 की दीर्घकालिक रणनीति रोड मैप को परिभाषित करता है, जिसमें ब्रिस्क साझेदारी आधारित है। ब्रिस्क, तो ब्रिस्क में देखिए बी फॉर बिजनेस, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इनोवेशन, एस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और के फॉर नॉलेज। तो इन सभी की साझेदारी मतलब इसमें है। अब देखिए व्यापार और आर्थिक विकास, जिसमें यूनाइटेड किंगडम व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी कार्य कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार में यूनाइटेड किंगडम भारत अनुसंधान और नवाचार कॉरिडोर की स्थापना की गई है। रक्षा और सुरक्षा में जेट इंजन, एडवांस कोर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन में संयुक्त विकास का लक्ष्य रखा गया है इसमें। फिर आगे देखिए जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा में ऊर्जा भंडारण, ग्रिड रूपांतरण, अपतटीय पवन पर सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा और लोगों के बीच संबंध में यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना हेतु तो प्रयास कर रहा है भारत। इसके बाद बहुपक्षीय सहयोग, जैसे मतलब बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें सहयोग देने पर मतलब काम किए जाएंगे। अब यूनाइटेड किंगडम और भारत के संबंध अगर देखें तो उनका द्विपक्षीय व्यापार जो है 39.7 बिलियन पाउंड है, जिसमें भारत का निर्यात देखिए 23.1 बिलियन पाउंड है, मतलब सरप्लस है भारत का। अब देखिए भारत के लिए जो यूनाइटेड किंगडम है वो छठा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। आप संयुक्त अभ्यास, रक्षा अभ्यास की बात करें तो देखिए सबसे पहला है अभ्यास कोंकण जो कि नौसेना का अभ्यास है। इसके बाद अभ्यास कोबरा वॉरियर जो कि वायुसेना का अभ्यास है, और एक है अभ्यास अजय वॉरियर जो कि थल सेना का अभ्यास है। तो ये हो गया बात भारत और यूनाइटेड किंगडम की। अब भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखिए द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक दोगुना होकर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ऐसा कहा गया है इसमें। अभी जो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और 2030 तक 120, मतलब डबल करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। अब देखिए इसमें जो है ना 99% भारतीय टैरिफ लाइनों को टैरिफ से समाप्त कर दिया गया है, और वहीं भारत ने 90% यूनाइटेड किंगडम की टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को कम किया है। तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है ना, भारत ने कम किया, उन्होंने समाप्त किया है। अब देखिए भारत को इसमें क्या क्या लाभ हो रहा है, तो भारत जो है वो श्रम प्रधान क्षेत्र जैसे चमड़ा, वस्त्र, खिलौने, रत्न, आभूषण तथा इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, समुद्री उत्पाद, खेल के साधन, ऑटो पार्ट्स आदि में लाभान्वित होंगे। कृषि क्षेत्र में भी पारंपरिक कृषि ज्ञान को पेटेंट संरक्षण प्राप्त होगा। MSME को भी मतलब यूनाइटेड किंगडम की सरकार से खरीद प्रक्रिया में अब भाग ले सकती है MSME भी, जिसके भारत के MSME को लाभ होगा। अब देखिए गैर टैरिफ बाधाओं की कमी और सीमा शुल्क को सरल करना भी इसमें शामिल है। पेशेवर लोगों के आगमन को आसान बनाना, वीज़ा मानदंड को आसान शामिल है इसमें। दोहरा अंशदान अभिशमय 3 वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट प्रदान करता है एक यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कामगारों को। अब देखिए भारतीय सेवा और IT क्षेत्र को भी इसमें बढ़ाने की बात की गई है। तो बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत रिपोर्ट, रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया गया है। इसकी रिपोर्ट में देखें तो 2024 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जो 582 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जिसमें सौर फोटोवोल्टिक की हिस्सेदारी 77.8% है। मतलब सोचिए 1/3 से ज़्यादा सोलर फोटोवोल्टिक जो सामग्री है, सौर ऊर्जा है, वही लग रहा है। सेकंड में है पवन ऊर्जा। इसके बाद देखिए उन्होंने ये कहा है नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो काफ़ी किफ़ायती है, और पवन ऊर्जा नवीकरणीय बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बनकर उभरी है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोहरा कराधान परिहार समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये होता क्या है, इसमें एक ही आय पर दोनों देशों में कर लगाने से रोकता है। मतलब अगर आप मान लीजिए मालदीव में आप हैं और हम यहाँ पर हैं, अगर मालदीव में कोई निवेश कर रहा है यहाँ पर भारत में, तो अगर मालदीव में उसको टैक्स देना पड़ रहा है तो फिर भारत सरकार उससे टैक्स नहीं मांगेगी, और वही अप्लाई होता है भारत पे कि अगर भारत में कोई मालदीव में निवेश कर रहा है और भारत सरकार उससे टैक्स ले रही है तो मालदीव सरकार फिर उससे टैक्स नहीं लेगी। तो यही है, एक ही आय पर दोनों देशों में कर देने से रोकना है इनका उद्देश्य। अब देखिए NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारतीय के प्रवासी नागरिकों को अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय कर बोझ या नकदी बहिर्प्रवाह का सामना ना करना पड़े, ये एक प्रकार से मदद करता है इसी कारण से। और भारत ने अल्बानिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया आदि विभिन्न देशों के साथ 94 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सोचिए 94।
अब देखिए प्रधानमंत्री विकास योजना, ये हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद ये बात कर चुके हैं, परसों ही बात किए थे इसका, है ना। प्रधानमंत्री विकास योजना केंद्र क्षेत्र की योजना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय करती है इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों को मतलब सशक्त बनाना, जिसमें 5 की पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर को एकीकृत करती है, जिसमें कौशल विकास सिखाती है और ये स्किल इंडिया के साथ मतलब सहयोग में काम करती है। कला के विविध रूप, ये देखिए इसमें राष्ट्रपति भवन में कुछ आयोजन किया गया था, तो इसमें बता रहा है कि सोहराय जो है वो झारखंड का एक फसल आधारित उत्सव है। यह सदान, उरांव, मुंडा और संथाल समुदायों द्वारा मनाया जाता है। पटचित्र जो है वो पटचित्र ओडिशा के एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। इनका नाम संस्कृत शब्दों पट मतलब कपड़ा और चित्र मतलब पेंटिंग, नाम से पता चल गया, ओडिशा के पारंपरिक कपड़े की आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। पटुआ जो है ये पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोकचित्र कला है। यह कपड़े पर बनाया जाता है जिसे पट्टी या पट्टा कहते हैं, तो ये पटुआ हो गया पश्चिम बंगाल की लोकचित्र कला। अब देखिए बम्बूसा टूला क्या है भाई, तो बम्बूसा टूला जो है वो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ बम्बूसा टुल्डा का उपयोग करके ऑटोमोबाइल के लिए एक पर्यावरणीय अनुकूल बास कंपोजिट विकसित किया है। यही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। अब देखिए बम्बूसा टुल्डा के बारे में जानते हैं, तो ये गुच्छदार सदाबहार पर्णपाती बाँस होते हैं। यह बहुत तेज़ गति से बढ़ने वाला बाँस होता है और इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड इन समय तो पाया ही जाता है, लेकिन ये 25 से 40 वर्षों में इसमें एक बार फूल आते हैं और वो भी फूल फिर सूख जाते हैं। तो सोचिए, इसमें स्थानीय नाम है जातिबान, मृटिगा या फिर कांटे रहित भारतीय बाँस। अब चलिए इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे चले तो समुद्री विकास कोष। इसमें नई दिल्ली में आयोजित समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 में समुद्री विकास कोष का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखिए ये समुद्री विकास कोष करेगा क्या, यह मिश्रित वित्त संसाधन होगा जिसका उद्देश्य पूंजीगत लागत को कम करना तथा शिपयार्ड, तटीय अवसंरचना और अंतर्देशीय जलमार्गों में दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा ये। इसके बाद भारतीय क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं, तो भारत के बंदरगाहों पर जहाज़ों के अब टर्न अराउंड टाइम जो है, आने जाने का समय है, उनको एक दिन से भी कम कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद शिपिंग क्षेत्र में भारत ने 100% FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है। अब देखिए IRNSS और नाविक, तो यह है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर नाविक। तो देखिए नाविक का मतलब होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो संप्रभु अवस्थित निर्धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 अगली पीढ़ी के नाविक उपग्रहों के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है इसरो। अब देखिए सॉवरेन पोजिशनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो IRNSS के बारे में जान लेते हैं, जिनको नाविक भी कहा जाता है। यह भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा इनका विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि भारत तथा इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर की दूरी की सटीक मतलब अवस्थिति का डेटा उपलब्ध कराने के लिए इनकी मतलब डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए पर्यावरणीय उपग्रह या फिर ई प्रवाह क्या है, कि जल की वह मात्रा, समय और गुणवत्ता जो ताज़े पानी के पारिस्थितिकी तंत्रों और उन पर निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविकाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये होता है पर्यावरणीय प्रवाह। तो याद रखिएगा इसको, है ना, पूछ सकते हैं। अब चलिए हम लोग लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं कि कंबोडिया। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कंबोडिया और थाईलैंड में अभी युद्ध चल रहा है, एक प्रकार से संघर्ष अभी चल रहा है। और संघर्ष चल इसलिए रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर। तो शिव मंदिर थाईलैंड बोलते हैं कि ये मेरा है और कंबोडिया बोलते हैं ये मेरा है। तो शिव मंदिर के चलते इन दोनों का मतलब ये हो रहा है। और एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर भी है कि थाईलैंड का समर्थन अमेरिका कर रहा है और कंबोडिया का समर्थन चीन कर रहा है। तो एक प्रकार से प्रॉक्सी वॉर भी है। तो देखिए कंबोडिया का किससे मतलब सीमा लगता है, थाईलैंड से तो लगता ही है, लाओस से लगता है और वियतनाम से लगता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही बोल रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे विवाद। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में ये आसियान का भी भाग है और मेकोंग नदी और टोनले साप ये प्रमुख नदियाँ यहाँ की। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।